अगस्त 1994 का एक बहुत ही गर्म दिन था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वह डेरी राइट एड जा रही है अपनी साइनस मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन की रिफिल लेने के लिए। यह वह दवा है जिसे आजकल आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकते हैं, मुझे लगता है। मैंने उस दिन का अपना लेखन का काम पूरा कर लिया था और उसे वह दवा लाने की पेशकश की। उसने धन्यवाद कहा, लेकिन वह सुपरमार्केट से मछली का एक टुकड़ा भी लेना चाहती थी। एक तीर से दो निशाने की बात थी। उसने अपनी हथेली से मुझे एक उड़ता हुआ चुंबन दिया और बाहर चली गई। अगली बार जब मैंने उसे देखा, वह टीवी पर थी। डेयरी में मृतकों की पहचान ऐसे ही होती है, न तो आपको हरी टाइलों वाले भूमिगत गलियारे से होकर चलना पड़ता है, न ही लंबे फ्लोरोसेंट बार्स के नीचे, न ही एक ठंडी दराज से नग्न शरीर को बाहर निकालकर देखना पड़ता है। आप बस एक कार्यालय में जाते हैं जिस पर प्राइवेट लिखा होता है और एक टीवी स्क्रीन पर देखते हैं और हाँ या नहीं कहते हैं। राइट एड और शॉपवेल हमारे घर से 1 मील से भी कम दूरी पर हैं। एक छोटे से पड़ोस के शॉपिंग मॉल में जिसमें एक वीडियो स्टोर, एक पुरानी किताबों की दुकान जिसका नाम स्प्रेड इट अराउंड है, वहाँ मेरे पुराने पेपरबैग्स का बहुत अच्छा व्यवसाय होता है। एक रेडियो शैक और एक फास्ट फोटो है। यह अपमाइल हिल पर विचम और जैक्सन के चौराहे पर है। विलियम फ्रेकर, ओल्ड केप के। श्री फ्रेकर मेरी पत्नी की मृत्यु के दिन 38 साल का था। अपनी शर्ट उतारकर ड्राइव कर रहा था और सोच रहा था कि उसे ठंडे शावर और ठंडी बियर की कितनी आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में उन्होंने और 3 अन्य लोगों ने हवाई अड्डे के पास हैरिस एवेन्यू एक्सटेंशन पर 8 घंटे तक डामर पैच लगाते हुए बिताए थे। एक गर्म दिन पर एक गर्म काम। और बिल फ्रेकर ने कहा कि हाँ, वह शायद थोड़ी तेजी से जा रहा था, शायद 30 मील प्रति घंटे की गति सीमा में 40 पर। वह गैराज में वापस आने, ट्रक पर साइन ऑफ करने और अपने खुद के F150 में बैठने के लिए बेताब था, जिसमें एयर कंडीशनिंग थी। इसके अलावा डंप ट्रक के ब्रेक, जो निरीक्षण पास करने के लिए अच्छे थे, टिपटॉप स्थिति से बहुत दूर थे। फ्रेकर ने जैसे ही टोयोटा को अपने सामने आते देखा, ब्रेक मारा। उसने अपना हॉर्न भी मारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने चिल्लाते हुए टायरों की आवाज सुनी, अपने और एस्तेर के। जब उसने अपने खतरे को देर से महसूस किया और उसके चेहरे को सिर्फ एक पल के लिए देखा। यह किसी तरह सबसे बुरा हिस्सा था। उसने मुझे बताया जब हम उसके पोर्च पर बियर पी रहे थे, तब तक अक्टूबर था और हालांकि धूप हमारे चेहरों पर गर्म थी, हम दोनों ने स्वेटर पहन रखे थे। क्या तुम जानते हो कि तुम उन डंप ट्रकों में कितने ऊंचे बैठते हो? मैंने सिर हिलाया। ठीक है, वह मुझे देखने के लिए ऊपर की ओर देख रही थी। तुम कह सकते हो कि ऊपर की ओर झुक रही थी और सूरज उसके चेहरे पर पूरा था। मैं देख सकता था कि वह कितनी बूढ़ी थी। मुझे याद है, हे भगवान, अगर मैं नहीं रुक सका तो वह कांच की तरह टूट जाएगी। लेकिन बूढ़े लोग कठोर होते हैं, अक्सर नहीं। वे आपको चौंका सकते हैं। मेरा मतलब है, देखो यह कैसे निकला। वे दोनों बूढ़ी महिलाएं अभी भी जीवित हैं। और आपकी पत्नी। वह तब रुक गया। उसके गालों में चमकते हुए लाल रंग ने उसे उस लड़के की तरह बना दिया जिसे स्कूल के मैदान में लड़कियों ने उसका फ्लाई खुला देखकर हंसी उड़ाई हो। यह मजेदार था, लेकिन अगर मैं मुस्कराया होता तो इससे उसे केवल भ्रम होता। श्रीमान नूनन, मुझे खेद है। मेरा मुंह बस भाग गया। ठीक है, मैंने उससे कहा। मैंने इसका सबसे बुरा हिस्सा पार कर लिया है। यह एक झूठ था, लेकिन इसने हमें वापस ट्रैक पर ला दिया। भले ही मैंने दर्द महसूस किया, हाई रिजोल्यूशन वीडियो मॉनिटर पर मैंने जो शव देखा और पहचाना था, उसके बावजूद अंतिम संस्कार और पीट ब्रीडलोव द्वारा गाए गए ब्लेस्ड एश्योरेंस के बावजूद, उसके कब्र के पास की सेवा के बावजूद, जिसमें राख से राख और धूल से धूल का मंत्र था,
मैंने वास्तव में विश्वास नहीं किया था। पेंगुइन पेपरबैक ने मेरे लिए वह किया जो बड़े भूरे रंग के ताबूत ने नहीं किया। इसने जोर देकर कहा कि वह मर चुकी है। तुम मजाकिया छोटे आदमी हो, स्ट्रिकलैंड ने कहा। मैंने पृष्ठ 102 और 103 के बीच ताश के पत्ते को वापस रख दिया। हमेशा के लिए, तुम मजाकिया छोटे आदमी हो, स्ट्रिकलैंड के पास से एक अंगुली के मोड़ से और अपनी तरफ लुढ़क गया, अपना सिर बिस्तर के किनारे लटका लिया, और किताब को ठीक वहीं रखने का मतलब था जहां मैंने इसे पाया था, जो वहां धूल के गुच्छों के बीच पड़ी थी। बॉक्स स्प्रिंग के नीचे से मकड़ी के जाले की एक लटकी हुई रेखा उसके गाल को पंख की तरह छू रही थी। उसके लाल बाल फीके लग रहे थे, लेकिन उसकी आंखें उसके सफेद चेहरे में काली और सतर्क और क्रोधित थीं। और जब उसने बात की, तो मुझे पता चला कि मौत ने उसे पागल कर दिया था। यह मुझे दो, उसने फुफकारा। यह मेरी धूल पकड़ने वाली है। उसने इसे मेरे हाथ से छीन लिया इससे पहले कि मैं उसे पेश कर पाता। एक पल के लिए हमारी उंगलियां छू गईं, और उसकी उंगलियां ठंड के बाद की टहनियों की तरह ठंडी थी। उसने अपनी जगह पर किताब खोली, ताश का पत्ता उड़ गया, और सोमरसेट मघम को अपने चेहरे पर रख लिया, शब्दों का एक कफन। जैसे ही उसने अपने हाथ अपनी छाती पर रखे और स्थिर लेट गई, मुझे एहसास हुआ कि उसने वह नीली पोशाक पहनी हुई थी जिसमें मैंने उसे दफनाया था। वह हमारी कब्र से बाहर आकर हमारे बिस्तर के नीचे छिपने के लिए आई थी। मैं एक दबे हुए रोने के साथ जाग गया और एक दर्दनाक झटके के साथ जो मुझे लगभग बिस्तर के किनारे से गिरा देता। मैं ज्यादा देर तक नहीं सोया था। आंसू अभी भी मेरे गालों पर गीले थे, और मेरे पलकों में वह अजीब खिंचाव महसूस हो रहा था जो रोने के बाद होता है। सपना इतना जीवंत था कि मुझे अपनी तरफ लुढ़कना पड़ा, अपना सिर लटका देना पड़ा, और बिस्तर के नीचे झांकना पड़ा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह वहां होगी, उसके चेहरे पर किताब होगी, कि वह मुझे छूने के लिए अपनी ठंडी उंगलियों के साथ बाहर आएगी। वहां कुछ भी नहीं था। बेशक, सपने सिर्फ सपने होते हैं। फिर भी, मैंने रात के बाकी हिस्से अपने अध्ययन में सोफे पर बिताए। मुझे लगता है कि यह